नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे सीधे एमबी वैली लिमिटेड सहारा इंडिया का जो मेन कंपनी है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा संपत्ति एमबी वैली का ही है। तो उसी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट में रिटर्न में दिया हुआ है कि 86,000 करोड़ रुपया चारों सोसाइटियों का लायबिलिटी है, उसमें से 62,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर लिक्विडेशन भी होता है सोसाइटियों का तो पैसा मांगने जाएगी सोसाइटी एमबी वैली में। तो एमबी वैली का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका जो संपत्ति है वो बेच के जो आएगा तभी जाके मिलेगा आपको सोसाइटी लोगों का, जिससे कि भुगतान होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमबी वैली का संपत्ति क्या है ऑन पेपर। हमने फाइनेंशियल ईयर 20-21 का फाइनेंशियल इसका डाउनलोड किया है और मोटा मोटी आप लोगों को बता देते हैं कि कितना का संपत्ति है। ऐसे तो टोटल संपत्ति का जोड़ आपका 71,000 करोड़ है। जो एसेट साइज होता है बैलेंस शीट का वो 71,000 करोड़ है। तो इस 71,000 करोड़ में कितना पैसा एक्चुअल जमीनी हकीकत है जो कि आ सकता है लिक्विडेशन में, ये आप लोगों को आज पता चल जाएगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे कि मुजफ्फरपुर में अभी हुआ था, कुछ किन्नर लोगों ने एक फ्रेंचाइजी मैनेजर को घेर लिया था। घेर क्या लिया था, वो जानबूझ के आए थे उसमें, और कहीं ना कहीं ऐसा क्यों हुआ कि वो आ गए उन लोगों के बीच में। वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल स्थिति जमीनी हकीकत सहारा के एजेंट और फ्रेंचाइजी मैनेजर लोगों की यही है, नहीं तो भाग भी सकते थे। ये पूरे इंडिया में ये संदेश जाए कि बहुत ही बुरा स्थिति है एजेंट लोगों का और फ्रेंचाइजी मैनेजर लोगों का, और कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में। तो वो दिखाना चाह रहे हैं, और एक सही चीज है कि सहारा श्री क्या क्या करवाएंगे अपने मैनेजर लोगों के साथ और एजेंट लोगों के साथ, आप लोग इससे अनुमान लगा लीजिए। और कैसे कैसे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है, गरीब हो किन्नर हो, और मतलब एक बहुत दुखद घटना होने जा रही है अगर पैसा नहीं मिलता है लोगों का। तो हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि सहारा इंडिया भुगतान नहीं कर रही है। अब 99% हो गया है कि लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन से जो उसका सेल वैल्यू है आएगा, तो सरकार पेमेंट कराए, सहारा कराए, सेबी कराए, जैसे हो लिक्विडेशन होके ही होना है। सहारा भी बोल रही है कि एम्बार्गो हटेगा तो हम बेच के दे देंगे। सही में एम्बार्गो है कितना कंपनियों पे, जो मेन कंपनियां हैं सहारा इंडिया, ये आपका कमर्शियल कॉर्पोरेशन, क्यू शॉप, एमबी वैली, इस सब पे एम्बार्गो है। इसका ओरिजिनल डीड भी सेबी में जमा है, 500 कुछ करोड़ का लिखा हुआ है सेबी वाले ऑर्डर में कि 500 एकड़ का जमीन का ओरिजिनल डीड जमा है, जिसको सहारा नहीं बेच पा रही है। सही बात है, लेकिन बेच कौन सा प्रॉपर्टी रही है, सहारा इंडिया ने पैसा उठाया है सोसाइटी से, सोसाइटी से दिया एमबी वैली में दिया, कमर्शियल में दिया, क्यू शॉप में दिया। ये सब कंपनियां एक थर्ड पार्टनरशिप फॉर्म बना के इंडिविजुअल आदमी को पैसा दे दिया इन्वेस्टमेंट के नाम पर कि हम इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं। वो सब कंपनियों ने जो परचेज किया है जमीन वो अपने नाम पर, वो सब कंपनियों में सेल हो रहा है। डायरेक्ट इस कंपनी में कैसे सेल हो सकता है जब एम्बार्गो है। तो सहारा इंडिया ने ये बहुत पहले जान चुकी थी कि हम पे रोक लगेगा, इसीलिए अपने नीचे 500-1,000 कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना के उसमें पैसा 1,000 2,000 करोड़ ऐसे डाइवर्ट करके उस क्या कि उससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां से पैसा आएगा। तो आएगा कि नहीं आएगा ये कौन जानता है, लेकिन उस जिस कंपनी को ये एडवांस दी थी वो कंपनी प्रॉपर्टी खरीदी हर एक इसमें राज्य में, और वहां का वो संपत्ति अभी बेच सकती है। उस पर तो एम्बार्गो है नहीं, सहारा ग्रुप पे है। तो ग्रुप में वो सब कंपनियां नहीं आएगी जिसको सहारा ने एडवांस दिया। जैसे सहारा ने किसी स्टाफ को 10 करोड़ रुपया दिया, तो क्या स्टाफ का अकाउंट भी अभी फ्रीज है? नहीं फ्रीज होगा। सहारा श्री का अकाउंट फ्रीज है, सारा कुछ फ्रीज है। आप देख सकते हैं इसके सेबी के ऑर्डर में, सेबी ने उनका पर्सनल अकाउंट से लेकर बैंक अकाउंट सारा कुछ अटैच किया हुआ है, और डेबिट ब्लॉक है। तो डेबिट ब्लॉक इसी तरह का कुछ फाइनेंशियल टर्म होता है जो कि आप लोग को समझना होगा एमबी वैली का बैलेंस शीट समझने के पहले।
उसी क्रम में हम आप लोग को बता दें कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है फाइनेंशियल। लेकिन दो चीज आप देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि कंपनी का क्या हैसियत है। तो एमबी वैली का टोटल संपत्ति है 77,000 करोड़, लेकिन उस संपत्ति में क्या क्या है? इंटरनल इन्वेंट्री है 34,000 करोड़, गुडविल है 15,000 14,000 करोड़, एडवांस है पार्टी को डेटर्स है आपका 11,000 करोड़। तो कितना संपत्ति से एक्चुअल रियलाइज होगा ये आप लोगों को समझना है। और ये गुडविल कहां से आया इसके बैलेंस शीट में? तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होता है, तो अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम चलता है और जनरल दुकान में लोग जो खाता बही मेंटेन करता है वो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम से करता है। सिंगल और डबल में यही फर्क है कि अगर सेल हुआ है 100 रुपया का, कैश में हुआ तो कैश आ गया और कहीं कुछ नोट डाउन कोई दुकानदार नहीं करता है, शाम को अपना कैश मिला लेगा कि कैश आ गया। लेकिन उधार बिक्री हुआ अगर 100 रुपया का, तो उसका नाम लिखता है, पार्टी का नाम से लेजर खुलता है और उसमें लिख दिया जाता है कि इनके नाम से 100 रुपया का उधार आज बिक्री हुआ। सिंगल एंट्री तभी तक पॉसिबल है जब बिजनेस आपका छोटा है, एक दुकान है, आपका डेली 1,500 का सेल है तो आप एक खाता कॉपी में अपना मेंटेन कर ले। लेकिन अब आपका अगर 2 करोड़ का सेल है तो आपको डबल एंट्री में टैली में आपका अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। तो क्या रिजल्ट आता है? तो डबल एंट्री में सिस्टम है कि एक सेल अगर हुआ 100 रुपया का तो 2 अकाउंट खुलता है, एक सेल में सेल अकाउंट और दूसरा एक कैश अकाउंट। बिक्री हुआ 100 रुपया का, बिक्री के रजिस्टर में चढ़ेगा, लेजर में चढ़ेगा, और कैश आया 100 रुपया तो कैश के लेजर में 100 रुपया चढ़ेगा। यही हुआ डबल अकाउंटिंग कि डबल एंट्री सिस्टम में 100 रुपया सेल में भी चढ़ा और 100 रुपया कैश लेजर में भी चढ़ा, तो 2 जगह एंट्री हो गया। तो कोई पूछेगा कि कितना का बिक्री हुआ तो आप सेल रजिस्टर देख के बता सकते हैं, और कोई पूछेगा कि कैश में कितना बिक्री हुआ, क्रेडिट में कितना बिक्री हुआ। तो मान लीजिए कि 100 रुपया का कैश बिक्री हुआ है, 100 रुपया का उधारी बिक्री है, तो टोटल बिक्री कितना हुआ? तो बिक्री वाला रजिस्ट्रेशन देखिएगा तो 200 आ गया। लेकिन कैश वाला लेजर जब देखिएगा तो उसमें 100 रुपया चढ़ा हुआ है, तो 100 रुपया कहाँ चढ़ा हुआ है? तो उधारी वाला रजिस्टर है एक, उसमें 100 रुपया चढ़ा, तो दोनों आप जोड़िएगा तो सेल के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना है, एक बेसिक हम एग्जांपल 4-5 ट्रांजैक्शन का आप लोग को दिखा देते हैं कि हम बिजनेस शुरू किए हैं 1 लाख रुपया से, कैश लेके आए और बिजनेस शुरू कर दिए एबीसी इंटरप्राइजेज के नाम से। तो क्या बैलेंस शीट मेरा बनेगा? एक दिन का ही बनाइए कि मेरा 1 लाख रुपया बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तो बिजनेसमैन का के नाम से 1 लाख रुपया लाइबिलिटी में कंपनी एबीसी लिमिटेड पे चढ़ गया। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी और कैपिटल, बिजनेस का प्रोप्राइटर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ये मिक्सअप लोग कर देता है कि मेरा ही बिजनेस है तो हम ही सब कुछ है। नहीं, बिजनेस का नाम एक होता है, वो आप अपने नाम से ही बिजनेस खोल लिए, लेकिन आपको रहेगा कि हाँ बिजनेस का पैसा बिजनेस में रहे, पर्सनल खर्चा पर्सनल में रहे। तो 1 लाख रुपया से आप मान लीजिए कपड़ा का दुकान ही खोले हैं, तो 1 लाख कैपिटल लगाए और कैश लाए हैं, तो 1 लाख कैश चढ़ा दिए। उस कैश को में से 50,000 रुपया बैंक में जा, तो लेकिन एसेट लायबिलिटी हमेशा बराबर रहेगा। तो 1 लाख कैपिटल का लायबिलिटी है और 1 लाख रुपया आपका एसेट्स, अभी भी बैलेंस शीट बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ सेल परचेज करिएगा तब जाएगा, नहीं तो ये नील रहेगा। ये हो गया। आप क्या किए कि 50,000 रुपया कैश वाला में से बैंक अकाउंट खुलवाए कंपनी के नाम पर, फर्म के नाम पर, जाके जमा कर दिए उसी 50,000 में से। तो 50,000 घट जाएगा कैश बैलेंस, ये 50,000 हो जाएगा, और बैंक में 50,000 बढ़ जाएगा आपका बैलेंस। अभी भी 1 लाख का आपका एसेट्स है, 1 लाख का कैपिटल लायबिलिटी है। अगला काम किया कि आपकी नहीं, हमारे 1 लाख में बिजनेस नहीं चल रहा है, 2 लाख रुपया किसी दोस्त से हम उधारी लेना चाहते हैं, तो 2 लाख रुपया उधारी ले लिए ब्याज पे, 10% मान लीजिए इंटरेस्ट है। 2 लाख रुपया लाएंगे तो लोन लायबिलिटी साइड में लिखना होगा कि 2 लाख रुपया लोन हो गया आप कंपनी पर। तो लोन जो हुआ वो कहाँ है? मान लीजिए वो चेक से वो हमारे कंपनी में दिया कि 2 लाख रुपया लो, तो 2 लाख आपका बैंक अकाउंट में बढ़ जाएगा। 50,000 पहले से जमा किए हुए थे, 2 लाख लोन वाला आ गया तो 2.5 लाख हो गया। 50,000 कैश था, 3 लाख, और इधर भी 3 लाख। एसेट लायबिलिटी बराबर है। अभी कुछ लेन देन हम नहीं कर रहे हैं सेल परचेज का, तो आपको बैलेंस शीट का पोजीशन पता चलेगा कि अभी कुछ बिजनेस में नहीं हुआ है, 3 लाख रुपया बिजनेस में है, इसके बैलेंस शीट में है। अब क्या कीजिएगा, सेल परचेज करिएगा तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और सेल परचेज का फिगर मान लीजिए कि 2.5 लाख का हम इसमें से परचेज कर लिए और उस माल को 3 लाख में सेल कर दिए, तो 2.5 लाख परचेज में इधर लिख दिया जाता है और इधर सेल लिखा जाता है। तो 3 लाख का सेल, 2.5 लाख का परचेज, डिफरेंस कितना हो गया? प्रॉफिट
50,000, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। ये भी मिल गया 3 लाख और ये भी 3 लाख। ठीक, अब क्या किए कि अदर एक्सपेंस भी हुआ आपका। तो अदर एक्सपेंस 10,000 का था, मान लीजिए कि अब भाड़ा लगा, कुछ कुछ खर्चा हुआ। 20,000 रुपया क्या किया, अब जो जैसे 2 लाख रुपया लिए थे, साल खत्म हो गया, बोला कि 20,000 इंटरेस्ट लाओ, नहीं तो मेरा टोटल लाओ। तो आप क्या करिएगा, बोले कि नहीं अब 1 साल और रहने दो, 20,000 तुमको इंटरेस्ट हम पिछले साल का दे देते हैं। तो अदर एक्सपेंस अगर आपका 10,000 है तो वो घटा दीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ था, यहाँ प्रॉफिट आ गया 50,000 में से लेस होता है अदर एक्सपेंस और इंटरेस्ट 20,000। तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 30,000। टोटल का जोड़ 50,000, टोटल का जोड़ 50,000। प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 नेट प्रॉफिट, क्योंकि 50,000 हुआ था, 30,000 हमारा और खर्चा हो गया। तो 30,000 किस में पेमेंट किया, आप कैश में दिए। तो 30,000, 50,000 आपके पास कैश था, 30,000 दे दिए, 10,000 अदर एक्सपेंस वाला और 20,000 इंटरेस्ट। तो कितना बच जाएगा यहाँ कैश में, 20,000। और 2.5 लाख बैंक में था, तो 2.5 लाख में परचेज किए थे आप, तो ये खत्म हो गया था। लेकिन फिर सेल किए 3 लाख में, तो बैंक में मान लीजिए कैश में सेल नहीं हुआ, बैंक के चेके से आया, तो 3 लाख आ गया आपके बैंक में। कि जो परचेज किए थे वो खर्चा हुआ था, बैंक से निकला था, तो जो सेल हुआ वो बैंक में आएगा 3 लाख। तो 3 लाख में जो सेल हुआ बैंक में पड़ा हुआ है। तो अभी आपका बैलेंस शीट बनाया जाए तो 3 लाख बैंक में है, 20,000 कैश है, 3,20,000। अब देखिए आपका, आप पूंजी लगाए थे 1 लाख, लोन लिए थे 2 लाख, तो 3 ही लाख इधर हो रहा है, इधर 3,20,000 हो रहा है। तो 20,000 किस चीज का बढ़ गया जी, तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड होता है। या तो प्रॉफिट, आप यहाँ पे बोलिएगा कि हम 20,000 सैलरी ले लेंगे अपना, हम बिजनेसमैन हैं, तो प्रॉफिट में से लीजिएगा, तो यहाँ भी 0 प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट आपका 3 लाख का 3 लाख ही रह जाएगा। लेकिन हम बोलिएगा हम सैलरी अपना नहीं लेंगे, हम अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, 20,000 भी हम बिजनेस में ही लगा देंगे। तो आपका पूंजी अब कितना हुआ, 1 लाख रुपया लगाए थे, अब 20,000 प्रॉफिट हो गया, तो 1,20,000 का कैपिटल हो गया आपका, और 2 लाख का 2 लाख लाइबिलिटी खड़ा है, इंटरेस्ट हम दे चुके हैं यहाँ, तो 3,20,000 का आपका बैलेंस शीट है। अब इस पोजीशन में आप बोलिएगा कि हम आपको मन नहीं है बिजनेस चलाने का, हम इसको बेच देना चाहते हैं या क्लोज करेंगे, तो आपके पास पैसा है 3,20,000, बैंक में 2 लाख लोन वाला को दे दीजिएगा, 1,20,000 अपना ले लीजिएगा, बिजनेस खत्म, कोई लायबिलिटी नहीं था, आप जितना में लगाए थे उसमें 20,000 प्रॉफिट लेके बिजनेस बंद कर दी। लेकिन बोलिएगा कि हम इस बिजनेस को बेचना चाहते हैं, कोई है खरीदार, क्योंकि एबीसी इंटरप्राइजेज बहुत नाम हो गया है और इसका नाम से हम कुछ कमाना चाहते हैं, कोई लेना चाहे तो 3,20,000 का मेरा बैलेंस शीट है, आप लोग देख लीजिए, और इसको खरीदिए। हम इसका कीमत लगाते हैं 4 लाख रुपए, हम इनाम दे देंगे आपको कि आप एबीसी इंटरप्राइजेज आज से इनका हो गया। तो अगर 4 लाख में आपका सही में नाम है तो कोई आ जाएगा खरीदार कि हाँ 4 लाख हम देते हैं, अपना बिजनेस हमको दे दीजिए, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी हम आपका टेक ओवर कर लेंगे, यही है टेक ओवर। तो अगर 80,000 रुपया कोई ज्यादा दे रहा है, किस चीज का दे रहा है, 3,20,000 का है, लेकिन नाम का दे रहा है ना कि हाँ 4 लाख में भी इसका बिजनेस हम ले लेंगे, तो 80,000 इसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो खरीदेगा उसको 80,000 का लॉस है, लेकिन लॉस नहीं है ये, क्योंकि ये नामी कंपनी है, वो जान रहा है कि इस नाम से हम अपना दुकान चलाएंगे तो 2-4 साल 5 साल में बहुत आगे बढ़ेगी कंपनी, या हम 80,000 के जगह पे 8 लाख रुपया कमाएंगे। तो इसको लॉस नाम नहीं देके बिजनेस में बोला जाता है कि हम गुडविल खरीद लिए इस कंपनी का, कि 3,20,000 का तो संपत्ति मिला हमको, लेकिन 80,000 जो ज्यादा पेमेंट किए वो हम लॉस नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है गुडविल के लिए हमने पेड किया है, और ये 80,000 को हम धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ करेंगे 5 साल में, क्योंकि इसका नाम का हम यूज कर रहे हैं। तो सहारा इंडिया एमबी वैली में गुडविल है। गुडविल कब क्रिएट होगा, जब एक दूसरे का टेक ओवर करेगी कंपनी, एसेट से ज्यादा पेमेंट करेगी। हाँ, अगर एसेट से कम करेगी, मान लिया 3,20,000 का था और ये बोला कोई इस कंपनी को कोई 3 लाख में खरीद ले रहा है, तो 20,000 का लॉस इसको होगा। लेकिन इसको निकलना है बिजनेस से, तो बोला कि जाने दो हम 3 लाख में ही बेच देंगे, तो जो खरीद रहा है उसको प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 का वो
कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाता है गुडविल की जगह। दोनों केस हो सकता है कि कम में भी कंपनी बिकती है, ज़्यादा में भी बिकती है। ज़्यादा में बिकेगी तो गुडविल का नाम दिया जाता है खरीदने वाले कंपनी के बुक्स में, और कम में खरीदती है तो कैपिटल रिजर्व, मतलब वो अपना प्रॉफिट ट्रीट करती है और कैपिटल रिजर्व में उसको रखती है। तो एमबी वैली में गुडविल क्रिएटेड है क्योंकि एमबी वैली होल्डिंग कंपनी है 10 सब्सिडरियों का। तो 10 सब्सिडरियों का होल्डिंग कंपनी है। जब किसी का भी टेक ओवर होता है या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होता है या वैल्यूएशन होता है, तो संपत्ति से ज़्यादा अगर किसी को भुगतान हुआ रहता है तो उसको गुडविल ट्रीट किया जाता है टेक ओवर के केस में, कि हमने गुडविल का दिया है। तो 77,000 करोड़ में 14,000 करोड़ के आसपास आपका गुडविल है, 13,415 करोड़ का गुडविल है एमबी वैली में, जो कि रियल में संपत्ति नहीं होता है किसी का, ये दिखावटी संपत्ति है, इनटैंजिबल एसेट्स। तो 77,000 करोड़ का टोटल एसेट में 13,000 करोड़ आप निकाल दीजिए जब लिक्विडेशन होगा तो। दूसरा चीज, मार्केट में 11,000 करोड़ है, सन्डी डेटर्स है, जिसका 10-10%, 15-20% प्रोविजन हो रहा है बैड डेप्ट का। मतलब मार्केट में आपका पैसा है एमबी वैली का, उसमें से अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो उसको नियम है कि धीरे धीरे खत्म कीजिए कि पैसा आएगा नहीं। जैसे सहारा लोगों का पैसा लेके नहीं दे रही है तो लोग मान रहे हैं कि धीरे धीरे डूबेगा मेरा, वैसे ही सहारा का भी कोई किसी को दी हुई है अपने दोस्त कंपनियों का या दोस्त लोगों का या जो भी सब्सिडरी हैं, तो माना जा रहा है कि जहां गया है वहां से पैसा आएगा नहीं, धीरे धीरे खत्म। इन्वेंट्री 34,000 करोड़ का है। तो मेन जो सेल परचेज होना है वो इन्वेंट्री का है। और फिक्स एसेट, जो कि कंपनी का फिक्स एसेट होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका मशीनरी हो गया, जो कि बिजनेस चलाने में आपका मदद करे, वो फिक्स एसेट में आता है। और फिक्स एसेट का सेल परचेज नहीं होता है, वो बिजनेस चलाने में आपका मदद करता है। उसका डिप्रिसिएशन हर एक साल प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा में लिया जाता है। कि अगर आप मान लीजिए कि बाइक कोई बिजनेस के लिए खरीद लिए 1 लाख में, तो बिजनेस के लिए परचेज में तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, संपत्ति में, कि 1 लाख का मेरे पास बाइक है। तो बाइक तो बिजनेस में जब यूज हो रहा है, तो मान लीजिए 10 साल बाइक चलता है तो 1 लाख का बाइक क्या 1 साल में कितना का बाइक यूज होगा, 10,000 का, तो 10,000 खर्चा में लेके जाया जाता है। उसी तरह से संपत्ति का जो इसका प्रॉपर्टी जो है 16,000 करोड़ का है। लेकिन नीलाम जब होता है तो संपत्ति का डिप्रिसिएशन काट के जो बुक वैल्यू रहता है उससे भी कम वैल्यू मिलता है। क्योंकि मान लीजिए बाइकें हैं आपका, आप 5 साल इधर यूज कर दिए तो बुक में वैल्यू हो गया आपका 50,000, क्योंकि 1 लाख में खरीदे थे, 10,000 हर एक साल माइनस हो गया उसका, तो बुक वैल्यू आ गया वैल्यू 50,000। लेकिन जब बिकने जाइएगा नीलाम करने तो बिकेगा 25,000 में, 30,000 में। तो उसको भी आप 100% नहीं मानिए कि 16,000 करोड़ आएगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट रहता है कहीं पे, कि हम कहीं पे जमीन खरीद लिए एक, जो कि इसके इन्वेंट्री में है। इसका इन्वेंट्री एमबी वैली का काम है जमीन का ही, रियल एस्टेट का ही। तो 33,000 करोड़ का इन्वेंट्री है इसका, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बनवा रही है, जमीन में इन्वेस्टमेंट की हुई, उसका वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैल्यू घटेगा जमीन में और इसमें किया हुआ है। तो इन्वेंट्री इसके पास 34,000 करोड़, इसी का वैल्यू सहारा इंडिया 1.5 लाख 2 लाख करोड़ बताती है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है 33,000 करोड़, तो ये 1 लाख करोड़ होके आएगा। इसमें सच्चाई कितना है वो तो वैल्यूएशन होने के बाद और मार्केट वैल्यू क्या है पता चलेगा। क्योंकि कुछ साल पहले इसका जो वैल्यूएशन हुआ था तो इस एमबी वैली लिमिटेड का जो कीमत लगाया गया था 37,000 करोड़ था। तो आप लोग इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 37,000 करोड़ रुपया का ही टोटल रियलाइजेशन होने की उम्मीद है। तो अब बताइए कि इसका टोटल एसेट है 71,000 करोड़ और 37,000 का एसेट, तो बीच का क्या है? बीच का यही है, गुडविल है, आपका डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्रॉपर्टीज है, जो कि बहुत नॉमिनल वैल्यू जिसका रियलाइज होने का तो चांस है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा ने कहा था कि मेरा 62,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में चारों सोसाइटियों का मिला के जमा किया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो वो 62,000 करोड़ क्या इसी 37,000 करोड़ से रियलाइज होगा? कहाँ है वो पैसा? तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इस एमबी वैली का शेयर इधर से उधर किया गया है, शेयर के नाम पर पैसा उस सोसाइटियों से लिया गया है कि हम आपका एमबी वैली का शेयर दे देते हैं, आप हम शेयर के बदले में पैसा दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी जाके एमबी वैली लिमिटेड में घर बनाई है,
शेयर का लेन देन हुआ होगा। नहीं तो अब बताइए कि 62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल सोसाइटियों का है और एमबी वैली बहुत पहले से चल रही है, 2006 से 5 से चल रही ये है आपका। लेकिन 62,000 करोड़ जब सोसाइटी का उसमें है और टोटल बैलेंस शीट है आपका 71,000 करोड़ का, तो ये कहीं से पचने वाली बात नहीं है कि 62,000 करोड़ रियलाइज हो जाएगा एमबी वैली से। और कुछ कंपनियों में और भी दिल्ली हाई कोर्ट में लिखा हुआ है कि 4-5 कंपनियों में और इन्वेस्टमेंट सोसाइटियों का है, क्योंकि 86,000 करोड़ रुपया मार्केट से टोटल उठा है और 62,000 करोड़ एमबी वैली में है। बाकी रिमेनिंग सहारा प्राइम सिटी में लगा हुआ है, सहारा इंडिया कमर्शियल में लगा हुआ है, जिसका फाइनेंशियल स्थिति उतना ठीक नहीं है। एमबी वैली का है तो 980 करोड़ का लॉस है, एक साल में 20-21 में 980 करोड़ का लॉस है। जैसे कि हम आप लोग को बार बार बता चुके हैं कि जब सेल होगा नहीं कुछ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, जाएगा ही, तो वो जाएगा तो कंपनी लॉस में चली जाती है। लेकिन इसका कैपिटल जो है टोटल वो माइनस में नहीं है। 1,000 करोड़ लॉस होने से भले पूंजी में से घटेगा, लेकिन इसका 53,000 करोड़ का शेयर कैपिटल दिखाया गया, इक्विटी एंड अदर कैपिटल, और 18,000 करोड़ आउटसाइडर लायबिलिटी है। चूंकि सहारा श्री इसमें डायरेक्टर हैं, इसीलिए कि 53,000 करोड़ का इक्विटी एंड कैपिटल दिखाया हुआ है और 18,000 करोड़ बाहरी लोगों का लायबिलिटी है। तो जब लिक्विडेशन होगा इसका तो संपत्ति से वहीं 35 से 40,000 करोड़ रुपया रियलाइज होने की उम्मीद है, जिसके अगेंस्ट में 62,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट सोसाइटी दिखाई। तो किस हद तक पेमेंट हो पाएगा इससे आप लोग खुद ही अनुमान लगा लीजिए। तो यही आप लोगों को हम बताना चाह रहे थे कि एमबी वैली जो सहारा इंडिया जप्ती है उसका यही स्थिति है आज के डेट में कि 35 से 40,000 करोड़ रुपया का इसका इन्वेंट्री दिखाया गया है। हम आप लोगों को स्क्रीन पे सब दिखा दे रहे हैं, आप लोग फिजिकली देख लीजिए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डाउनलोडेड डाटा है, इसमें कहीं अल्टरेशन या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ही अनुमान लगाइए कि एमबी वैली में क्या होगा। नट सेल में इतने जानिए कि 35-40 हजार करोड़ का संपत्ति ये है, लेकिन इसका जो मेन मालिक हैं इसके वो सहारा श्री हैं, क्योंकि इसमें उनका शेयर है और इसमें कंपनियों का शेयर भी है। जैसे सहारा क्यूसॉप भी शेयर होल्डर है, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन भी होल्डर है। तो जब लिक्विडेशन होगा तो उसी हिसाब से सबका पहले तो आउटसाइडर का लायबिलिटी पेमेंट होता है, तब जाके कुछ बचता है तो जो पूंजी लगाता है उसको मिलता है। फिर हम आप लोगों को जो 9 कंपनियों एसएफआईओ की जांच कर रही है, 3 कंपनियों का हमने आप लोगों को आपको बता दिया, क्यूसॉप, सहारा इंडिया कमर्शियल का और एमबी वैली का। बाकी 6 कंपनियों जिसमें लगेगा कि कुछ बताने लायक है, अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसका वीडियो बना के भी फाइनेंशियल लाएंगे कि उस कंपनियों में कितना संपत्ति है और क्या उससे रियलाइज होने की उम्मीद है। धन्यवाद।